Hello everyone, topic for today's class is solar system, and in its fourth part you will get to learn about asteroids, comets, meteors and meteorites. These are the topics you are going to study in this class. First is asteroids. So what are asteroids? Asteroids are rocky metallic like objects. What are they? Asteroids are rocky metallic like objects which range in size. They can be from a size of grain to a very big rock. They orbit around the sun, but they are too small to be considered planets. वो भी क्या करते हैं, दूसरे प्लैनेट्स के जैसे सन की चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि इनको प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जा सकता. देयर इज अ वेरी लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. जुपिटर और मार्स के बीच में देखोगे आप, ऑर्बिट दोनों के बीच जो दोनों की ऑर्बिट है, उन दोनों दो ऑर्बिट के बीच में देखोगे तो बहुत ही बड़ा एक गैप है. जो गैप किससे भरा हुआ है? ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स. इन एस्ट्रॉइड से वो भरा हुआ है और उसको कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट. उस एरिया को या फिर उस पाथ को बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो इन एस्ट्रॉइड से भरा हुआ है. दे कैन ओनली बी व्यूड यूजिंग अ टेलीस्कोप. उनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनको सिर्फ टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कुछ छोटे हैं बिल्कुल, ये कुछ ज्यादा ही छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं. इस पिक्चर में देख सकते हैं कुछ बहुत छोटे हैं, ये देख सकते हैं छोटे छोटे से, और कुछ ज्यादा ही बड़े हैं. तो दे कैन वेरी इन साइज. देखते हैं वीडियो के थ्रू व्हाट इज एन एस्ट्रॉइड. जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको एस्ट्रॉइड क्या होते हैं. जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस वीडियो में इस तरीके से मूवमेंट होता है एस्ट्रॉइड्स का. जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थ के चारों तरफ है. अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो वो सीधा कहां आते हैं? सीधे अर्थ से आके टकराएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उनको खींचेगी. और इसी वजह से डायनासोर जो थे वो खत्म इसी वजह से हुए, क्योंकि पहले क्या हुआ था, बहुत सालों पहले एस्ट्रॉइड्स आकर अर्थ से टकराए थे और जितने भी एनिमल्स थे, डायनासोर्स थे, वो सब क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे. जैसे कि देख सकते हैं इस तरीके से मूवमेंट होता है. इस तरीके से ये स्काई में मूव होते रहते हैं. जैसा कि देख सकते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में ये दिख रहे हैं आपको, ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट. सैटर्न के चारों तरफ भी आपने रिंग देखी होगी, उसमें भी क्या होता है? एस्ट्रॉइड्स होते हैं बहुत सारे, जो वहां मूव होते रहते हैं उस ऑर्बिट में. ये जैसा कि देख रहे हैं, ये एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराने वाला है. और ये टकराता कैसे है? जब यहां पर एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है तो ये सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ खींचा चला जाता है. तो आपने देखा कि एस्ट्रॉइड मूव कैसे करते हैं और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं अगर ये किसी प्लेनेट पर गिरते हैं तो. नेक्स्ट चलते हैं कॉमेट्स की तरफ. कॉमेट्स भी क्या है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं. कॉमेट्स भी क्या है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, सेलेस्टियल बॉडीज है विच रिवॉल्व अराउंड द सन. दे आर ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. जैसा कि हमने देखा है अर्थ के चारों तरफ क्या इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जिसमें प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब क्या करते हैं? रिवॉल्व होते हैं विद अ वेरी लार्ज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. जो इनका रिवोल्यूशन होता है वो बहुत ही ज्यादा लंबा. जैसे हमारी अर्थ का भी लंबाई है, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? हमको 1 ईयर लगता है अर्थ को रिवॉल्व होने के लिए. वैसा ही इनका भी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन लंबा होता है. अ कॉमेट अपीयर्स एज ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल. आप अगर देखोगे इस पिक्चर में तो क्या है? एक ब्राइट हेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, और एक लॉन्ग टेल है. ठीक है, जिसका जो डायरेक्शन होता है, जिसका डायरेक्शन जो होता है टेल का, वो हमेशा अपोजिट होगा ऑफ दैट ऑफ द
सन, इट विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। हमेशा जो टेल का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा अपोजिट होगा सन के। द टेल्स लेंथ ऑलवेज ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन। टेल की जो लेंथ है, टेल की जो लेंथ है वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, ग्रो होगी एज इट अप्रोचेज द सन। कॉमेट्स अपीयर पीरियोडिकली। कॉमेट जो है, एक बात ध्यान रखना आप, कॉमेट जो है हमेशा पीरियोडिकली अपीयर होते हैं। कैसे? जैसे हेलिस कॉमेट है, ये कॉमेट है जो कि अपीयर होता है वंस इन अ 76 ईयर, वंस इन अ 76 ईयर। जो लास्ट देखा गया था वो देखा गया था 1986 में। जैसा कि आपको पता है कॉमेट जो होते हैं वो स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो किसके बने होते हैं, मिक्सचर ऑफ आइस, गैसेज एंड डस्ट दैट दे कंप्राइज ऑफ। दे आर डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रॉइड बिकॉज दे आर ह्यूज बॉल ऑफ आइस एंड गैस। कॉमेट से डिफरेंट कैसे, एस्ट्रॉइड से, ये आइस और गैस के बने होते हैं। कॉमेट के पार्ट्स क्या होता है, न्यूक्लियस। अ सॉलिड बॉल ऑफ कॉमेट इज नोन एज न्यूक्लियस और कोर। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, मोस्टली फ्रोजन वाटर का होता है, लेकिन उसमें और क्या क्या हो सकता है, कैन ऑल्सो बी मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। कॉमा, द गैस फॉर्म्स अ क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज कॉमा। ठीक है, द गैस फॉर्म्स अ क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड एक क्लाउड फॉर्म हो जाता है गैस की वजह से, उसको कहा जाता है कॉमा। जैसा कि देख सकते हैं आप यहां पे चारों तरफ, ऑफन दिस क्लाउड इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एंड इज देन रेफर्ड टू एज द हाइड्रोजन क्लाउड, इसलिए फिर उसको हाइड्रोजन क्लाउड कहा जाएगा। डस्ट टेल, जैसा कि देख सकते हैं पीछे देख सकते हैं डस्ट टेल, ये दिख रही है आपको, एंड गैस, जो ये गैस टेल दिख रही है आपको पीछे। रेडिएशन फ्रॉम द सन ऑल्सो चार्ज द डस्ट पार्टिकल ऑफ द कॉमेट कॉजिंग इट टू स्कैटर ओवर 10 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, जो गैस है, जो डस्ट पार्टिकल है, उसको भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, मतलब हीटअप हो जाते हैं, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, फिर वो स्कैटर होना चालू हो जाते हैं ओवर 10 मिलियन किलोमीटर। जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सन है, ये कॉमेट है, और ये डस्ट पार्टिकल है, और ये गैस पार्टिकल है या फिर गैस तेल है, देख सकते हैं आप, फैल रही है। डस्ट टेल, द डस्ट टेल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द कॉमेट सीन टू द नेकेड आईज। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, comets can take anywhere from several decades to a few hundred years to complete one orbit around the sun। ठीक है, उसको रिवॉल्व होने के लिए, एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम सेवरल डिकेड्स टू अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। जैसा कि देख सकते हैं ये ऑर्बिट है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कॉमेट्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। मीटियोर्स आर कॉमनली कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। एक बात ध्यान रखनी है कि मीटियोर को क्या कहा जाता है, शूटिंग स्टार्स। और ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे अपीयर लाइक ब्राइट स्ट्रिक ऑफ लाइट फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। जैसा कि देख सकते हैं, ब्राइट कैसे अपीयर होते हैं, ब्राइट स्ट्रिक ऑफ लाइट फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये देख सकते हैं पिक्चर में, इसमें और इसमें देख सकते हैं। A meteor enters the Earth's atmosphere at very high speed. At such high speed, the friction generated with the Earth's atmosphere heats it up. जब एंटर होते हैं ये एटमॉस्फेयर में, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के साथ एंटर होते हैं, और जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पे डस्ट पार्टिकल है, दूसरे जो पार्टिकल है उससे जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन होने की वजह से और ज्यादा हीट अप हो जाते हैं ये मीटियोर्स। तो उसकी वजह से होता क्या है, वो धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से वो धीरे धीरे उनकी साइज छोटी होती रहती है, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है, साइज छोटी होती रहती है, और धीरे आके वो एयर में ही खत्म हो जाते हैं। अगर ज्यादा बड़ा होता है मीटियोर तो वो नीचे आके फिर अर्थ पे गिरेगा, या अगर ज्यादा कोई नुकसान होगा। देयर बाय इट मोमेंटरीली ग्लोज एंड बिकॉज ऑफ द हीट, हाई हीट ऑल्सो इवेपोरेट वेरी क्विकली। इसलिए फिर वो
हाई हीट की वजह से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है जल्दी से। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि सैटेलाइट्स क्या होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, दे आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। क्या होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैन मेड ऑब्जेक्ट होती है विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लेनेट जस्ट लाइक अ नेचुरल सैटेलाइट। वो भी क्या करती है, प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व होती रहती है, जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे हमारी अर्थ के चारों तरफ मून है, मून हमारी क्या है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता है। वाइल मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ हैज मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मून क्या है हमारा, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन अर्थ के और भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो कि क्या करती है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं। दे आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स। वो किस काम में आते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो किस काम में आते हैं, फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल भेजने में भी काम आते हैं, ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे कि आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975। ठीक है, आर्यभट्टा जो है वो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो 1975 में लॉन्च हुआ था। और भी सैटेलाइट है बाय इंडिया, जैसे भास्करा, इसको लॉन्च किया था 1979 में, रोहिणी 1980, इनसेट INSAT 4C 2006, चंद्रयान 2008। चंद्रयान के बारे में तो आपने देखा भी होगा, जैसा कि देख सकते हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ये देख सकते हैं पिक्चर में, ये होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।